हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। इस सीरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस सीरीज में आज का लेक्चर एक्चुअली इंट्रोडक्शन का ही होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो लेक्चर्स अभी मैं देने लगा हूँ, आज से 3 साल पहले भी मैंने एक ग्रामर के लेक्चर्स अपलोड किए थे, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए थे। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और स्टूडेंट्स बहुत इम्प्रेस होते हैं, उनको पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। वो MS वर्ड की फाइल्स थी जिनको मैंने कंपाइल किया हुआ था और मल्टीपल सोर्सेज के साथ उनको कंबाइन करके लेक्चर्स डिलीवर किए थे। और यकीनन वो बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ उन लेक्चर्स को कंपाइल किया गया था। अगर वो लेक्चर्स कर लिए जाएं या अभी जो मैं आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, जिसमें एडवांस इंग्लिश ग्रामर भी शामिल है, एडवांस इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे इतनी ग्रिप हो जाएगी कि आपका CSS लेवल का पेपर भी इंशाल्लाह कोई। ये हालात हैं, इन्हें रिमूव कर देना चाहिए वैसे। तो आपका CSS लेवल का जी कोई पेपर चेक करेगा तो आपके सेंटेंस में से गलती नहीं निकालेगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि 70% आपका सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है तो फिर पैराग्राफ क्या मुश्किल है। आप कनेक्टर्स ट्रांजिशन सीखते हो, पैराग्राफ बना देते हो। अगर आपको पैराग्राफ बनाना आ जाता है तो आप 10-11 पूरा ऐसे जो लिखना है आपने मैक्सिमम कितने 15 पैराग्राफ ही तो बनाते हो। तो वही पूरा ऐसे है। तो बेसिक चीज क्या है, सेंटेंस का बनाना। आपको कहीं भी, कितने भी, जितने भी आप कोई अगर लेक्चर लेते हो इंग्लिश, CSS की इंग्लिश सीखने के लिए, ऐसे सीखने के लिए, तो पहले तो आपको कहते हैं कि जनाब आप 3-4 महीने हमारे पास पहले ये इनरोल हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, हफ्ते में 2 लेक्चर्स होते हैं और फिर बाकी दिन टीचर गायब रहते हैं। आपकी कोई असाइनमेंट चेक नहीं होती आपके को। अगर जब पैराग्राफ पे आते हैं तो पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा के ऐसे के बारे में ऐसे सरसरी सा कह के कहते हैं जनाब सेशन क्लोज हो गया। कोई असाइनमेंट चेक नहीं होती, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आपकी आपकी टेस्टिंग नहीं होती बुनियादी तौर पे। तो खैर, अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से कर लोगे तो आपके CSS MPT की ग्रामर की मैं गारंटी देता हूँ। PPSC लेवल तो बड़ा कम रह जाता है, उसमें तो आपकी कोई गलती होगी नहीं इंशाल्लाह। बाकी रही बात इंग्लिश एसए से रिलेटेड, PMS का ऐसे हो, CSS का ऐसे हो, PCS का ऐसे हो, आप ये जो लेक्चर्स होंगे ये कंप्लीट होंगे, जिसमें किसी भी किस्म के किसी दूसरे टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इदारे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने कई एक CSP से इंग्लिश पढ़ी है जी। बहुत ज़्यादा मैंने इंग्लिश पे खर्चा किया है और इंग्लिश मेरी हमेशा से अच्छी रही है, फेवरेट रही है इंग्लिश। अगरचे मेरी इंग्लिश में डिग्री नहीं है, लेकिन M Phil इंग्लिश वाले भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखते हैं इंग्लिश के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, एक जगह सेशन हुआ, 50% ऑफ था, मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा यार, आज से कई साल पुरानी बात है, मैंने कहा चलो फ्री हैं, शुगर लग जाएगा। CSS का सेशन था, मैंने वहां जाके ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो पता लगा कि एक PhD इंग्लिश है और वो हमें इंग्लिश पढ़ाने आएंगे CSS के बैच को। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार अच्छा स्टाफ है, बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन आप यकीन करें, उन्होंने CSS की प्रेसिएंट कंपोजिशन का पेपर पढ़ाया। आप यकीन करें, अगर आप मुझसे पूछें कि अगर उनको 10 में से कितने नंबर देंगे, तो मैं उनको 10 में से 2 नंबर दूंगा। अब कहने को तो वो PhD इंग्लिश हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश CSS के लेवल को मीट नहीं करती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनाब वो पढ़ाते हैं MA इंग्लिश वालों को, वो पढ़ाते हैं M Phil इंग्लिश वालों को, BS इंग्लिश वालों को। तो जिस बंदे का स्टैंडर्ड उस एकेडमिक लेवल पे पहुंच जाता है, वो CSS लेवल एक अलग ही है। ठीक है, इसमें ना तो चीजों को इतना एक्सपेंड करना होता है और ना ही इतना क्लोज करना होता है, जस्ट टू द पॉइंट। हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करना होता है। समझ आ गई बात की? तो ये सब चीजें हैं। खैर जी,
आज जो है थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत, लेकिन सीरीज का एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि इसमें हम कितनी कितनी डेप्थ से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, आपने इंग्लिश ग्रामर का पढ़ा होगा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच आप 6 क्लास में भी पढ़ते हो यकीनन। तो 6 क्लास में भी आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरेक्शन, ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। मैं आपको ये दोबारा करवाऊंगा, फिर से नाउन करवाऊंगा, फिर से प्रोनाउन करवाऊंगा, एडजेक्टिव भी कराऊंगा, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरेक्शन, सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन इसका लेवल अलग होगा। आप इसमें देखोगे कि एडवांस इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक्सप्रेशंस भी इसमें आएंगे, नंबर एक। नंबर दो, जब आपको नाउन प्रोनाउन करवाएंगे तो नाउन प्रोनाउन के साथ आपको नाउन फ्रेजेस भी करवाऊंगा, नाउन क्लॉजेस भी करवाऊंगा, जेरेंड, जेरेंड के साथ जेरेंड फ्रेज, फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के साथ इन्फिनेटिव फ्रेज, और यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे अपोजिटिव फ्रेज को भी, क्योंकि अपोजिटिव फ्रेज भी नाउन प्रोनाउन के साथ ही एडजस्ट करनी होती है। इसके अलावा इसमें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मजेदार बात होगी वो होगी कि इसमें हम जब हम पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन, तो सीएसएस के जो पेपर में प्रेसिडेंट कंपोजिशन में करेक्शंस आई हुई हैं, मैं समझता हूँ वो करेक्शंस करनी बड़ी जरूरी है। अगर आपने अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो करेक्शंस पढ़ें। तो उन करेक्शंस में जो भी सेंटेंस की करेक्शन आई हुई है, मैंने इन सारे टॉपिक्स के अंदर वो उनको एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में डेंगलिंग मॉडिफायर, कई क्वेश्चन आए डेंगलिंग मॉडिफायर के, तो हम इसको बड़ा प्रिसाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्तसर मगर जामे करके। पार्ट एडजेक्टिव क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेजेस उसमें ऐड करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सब देखेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज आपके सेंटेंस को खूबसूरत बना देती है ये चीज। आपने एडजेक्टिव्स तो पढ़े होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉजेस नहीं पढ़े होंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सिर्फ क्लॉज छोड़ दो, ये सब चीजें डिटेल्स देखेंगे। जब वर्ब पे आएंगे तो एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये सब तो आपने पढ़े हुए हैं। फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये एक बात। कॉजेटिव वर्ब्स का यूज, उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन डिटेल, ये साथ के साथ ही करेंगे। देन एडवर्ब, एडवर्ब्स में एडवर्बियल फ्रेजेस, बहुत डिटेल से, इंतहाई खूबसूरत। एडवर्ब्स तो आप जानते हो, लेकिन एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होती हैं अंदाजा ही नहीं है, इतना डीप कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं सिर्फ एक लेक्चर के 10 मिनट के हिस्से में आपको ये समझाऊंगा। एडवर्ब्स विद इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें आप प्लेस, मैनर और टाइम को एडजस्ट करते हो। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। एडवर्ब फिर इंट्रांजिटिव वर्ब में, जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हो तो फिर पहले मैनर का यूज करते हैं, फिर प्लेस और फिर टाइम। एमपीटी और पीएमटी, एमपीटी और ये पीएमटी है, ये एमपीटी है। ठीक है, फिर देन prepositional phrases, prepositional phrases में पढ़ेंगे कंजंक्शंस में, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रन ऑन सेंटेंस। मेरे पास स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स आती हैं। अब या तो वो बिल्कुल ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जो बच्चों वाले सेंटेंस होते हैं, या वो इतना बड़ा सेंटेंस लिख देते हैं जो लिखते ही चले जाते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। दोनों सूरतों में गलत है। जब तक कि आपकी ग्रिप नहीं होगी, आप अमूमन कंपाउंड सेंटेंस बनाते बनाते रन ऑन सेंटेंस बना देते हो, रन ऑन सेंटेंस, ये गलत है। इसको नहीं बनाना चाहिए, रन ऑन सेंटेंस पे आ जाते हो। कोई सेंटेंस का बैलेंस ही नहीं है, एक तरफ इन्फिनेटिव यूज कर रहे होते हो, आगे जेरेंड यूज कर देते हो। सेंटेंस का एक हिस्सा कुछ होता है, दूसरा हिस्सा कुछ होता है, एक तरफ पास्ट कर देते हो, एक तरफ प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी एक बैलेंस होता है, उसका पता ही नहीं चलता आप लोगों को। तो ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे हम। फिर इंटरजेक्शन, थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, ग्रिप करो, बनाओ।
मेरे ख्याल से एक लेक्चर में जस्ट ये इतना ही काफी होगा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करके पढ़ना है तो। मैं ये समझता हूँ, मेरे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी एसए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशली बात है, भाई मैं आपको 1.5 घंटे की क्लास दूं, 1.5 घंटे आपको पढ़ाऊं, और आपको कोई 20 कॉन्सेप्ट दे दूं, 20 एक्सप्रेशंस दे दूं इंग्लिश के, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो 1.5 घंटे की क्लास को आप सारा दिन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जस्ट आप रीड करोगे। मैं जाहिर है 1.5 घंटे की क्लास में जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तो आप लिखोगे ही, उसके बाद आपने थक जाना है, सो जाना है, सुबह उठ के रिवाइज करोगे, और उसके अलावा बहुत से काम होते हैं, जॉब्स होती हैं, घर के काम होते हैं, और भी क्लासेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। आप लोग, यानी कि एक स्टूडेंट क्या करता है, वो मजबूर है वेट करने पे कि कब ये सेशन एंड होगा और कब मैं इन लेक्चर्स को दोबारा देखूंगा। याद रखो, इंग्लिश राइटिंग देखने से नहीं आती, प्रैक्टिस से आती है। मैं आपको जहां 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूं, तो क्या बेहतर नहीं है कि मैं आपको 15 मिनट पढ़ाऊं? बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को अक्सर रिकॉर्डिंग शेयर करके जस्ट वॉइस करता हूँ 10 मिनट, और कहता हूँ ये असाइनमेंट लिख के भेजो। वो दो दो, यानी कि 30 सेंटेंस 50 सेंटेंस लिख के भेजते हैं। फिर जो उनकी तैयारी होती है ना, तो वो असल असल है इवेल्युएशन, असल है प्रैक्टिस। तो आपको 1.5 घंटा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट पढ़ाने की जरूरत है 15 मिनट 20 मिनट। जस्ट कॉन्सेप्ट दिया कि ये ऐसे है, बाकी तो उसको प्रैक्टिस करो। इंग्लिश पढ़नी तो आपको भी आती है अच्छे से, आपको अरेंज डाटा फॉर्म एक मिल जाए, देन तो प्रैक्टिस है, इवेल्युएशन है। अगर आप वो इवेल्युएशन करवा लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप कभी कहीं मार नहीं खाओगे। मसला तो ये है कि पूरे का पूरा सेशन, ध्यान से समझना बात कर रहा हूँ, पूरा सेशन एंड हो जाता है किसी भी टीचर का आप लेते हो, 3 महीने का 4 महीने का सेशन एंड हो जाता है, आपके अंदर एक पैराग्राफ लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता जी? क्योंकि असाइनमेंट्स लिखवाई नहीं जाती, लिखवाई जाती हैं तो चेक नहीं की जाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई खास फायदा है। बहरहाल, इसमें हम आर्टिकल देखेंगे तो डिटेल्ड देखेंगे, यूज ऑफ द, आर्टिकल जो द है उसका फिर ए और एन और द, वीएस, तो इसमें क्या फर्क है, कहाँ पे यूज होता है? और द का तो इतनी ज्यादा आप अमूमन समझ समझ ही नहीं आती कि इसको अब यूज करें, यानी कि जहां दिल करता है दा यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं, जहां यूज करता है दा लगा देते हैं, पाकिस्तानी है ना जी। ऐसा नहीं। फिर सेंटेंस के एक्सप्रेशंस, डिफरेंट सेंटेंस एक्सप्रेशंस, यहाँ पे मजा आता है। जब आप मस्ट हैव का यूज करते हो, कभी करते ही नहीं। हैव टू बी, वुड का यूज, यूज टू का यूज, स्टॉप और स्टार्ट का एक एक्सप्रेशन है, ईच अदर एन अदर का डिफरेंस है, हैड बेटर, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यार को हैड बेटर का यूज कर ले, यानी कि सेंटेंस को खूबसूरत बनाया नहीं जाता। हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फार, जब आप यूज करोगे तो पता लगेगा यार कि इस बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जस्ट स्टूडेंट्स को 5 एक्सप्रेशन दे के इनसे 50 सेंटेंस आपसे बनवा ली जाए जस्ट, तो फिर जब आप लिखोगे तो पता लगेगा कि कहीं से पढ़ कर आए हो। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते, जब मैंने पहले पहले इवेल्युएशन की, तो मैंने एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे, मैंने कहा कि आप पढ़कर तो आए हो कहीं से, अच्छे टीचर से पढ़े हो, लेकिन आपकी इवेल्युएशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि कुछ अच्छी चीजें हैं सेंटेंस में, खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन फिर डंडी मार जाते हैं दरमियान में, कुछ गलती कर जाते हैं। तो वो नहीं करनी। जब तक आपकी इवेल्युएशन नहीं होगी, आपकी इंग्लिश पे ग्रिप नहीं आएगी। ठीक है, हेल्प और आईएनजी का यूज यकीन करें आप, वर्ल्ड टाइम एकेडमी जो सीएसएस की है, वहां पर एक एमए इंग्लिश या शायद एमफिल होंगे जो सीएसएस वालों को पढ़ाते हैं। मैं उनके पास बैठा था, मैंने कहा मुझे इस एक्सप्रेशन का यूज आता है आपको? कहते नहीं, एक्सप्रेशंस तो बहुत सारे होते हैं, किस किस को याद रखें। इट मीन्स कि वो भी एक्सप्रेशंस पे इतना काम नहीं कर रहे हैं। एक एमफिल इंग्लिश वर्ड टाइम में पढ़ाने वाला जो दिन रात इंग्लिश पढ़ाता है, उसको भी हर तरह के एक्सप्रेशन, शायद वो एक्सप्रेशंस पे काम ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। क्यों? उन्हें कहा गया है कि आपने जनाब 15 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है जस्ट।
तो वो बेचारे 15 लेक्चर है, 10 सवाल हैं, किस किस चीज को पूरा करेंगे? और क्या ही वो इंग्लिश पढ़ाएंगे? तो इम्पॉसिबल है जी। अलोंग विद, नीदर नॉर का यूज, ठीक है, ये कोरिलेटिव्स में भी पढ़ लेंगे। सेम एज, इफ, एज, दो, ओइंग टू, कभी कोशिश भी नहीं की है निकाले। वुड, बेटर, वुड रादर, क्या ही खूबसूरत। वुड रादर, रादर दैट, इंतहाई खूबसूरत एक्सप्रेशन है। जब यूज करते हो तो मजा आता है कुछ, जब आप कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ अलग करते हो, तो फिर मजा आता है। ठीक है, ओनली रेयरली आपकी इंग्लिश, आपके जब कोई इवेलुएट करे आपकी राइटिंग को, देन उसको पता लगे यार इस बच्चे ने कहीं से अच्छा सा पढ़ा है। खैर जी, इसको जो हम अभी इंग्लिश पढ़ने लगे हैं, इंग्लिश, उसको फंक्शनल इंग्लिश कहते हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं। एक होती है स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, एक होती है फंक्शनल इंग्लिश। अब फंक्शनल इंग्लिश में एक तो है टिपिकल ग्रामर, ठीक है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में। ये बेस के लिए है, बेस की हद तक ठीक है। ठीक है, जिस तरह मैंने अपने स्टूडेंट्स को शुरू में क्या दिया था जी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, सिर्फ एक्टिव वाइज की सेंटेंस बना दो। ओ ने वो जो यूनिवर्सिटी क्वालिफायर्स हैं उनकी, वो वहां पर भी गलती हैं। ठीक है जी। खैर, अभी यहाँ पर भी सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं, बेइज्जती महसूस करनी चाहिए। फंक्शनल ग्रामर, जिसमें आप एडवर्ब का यूज पढ़ते हो, एडजेक्टिव का यूज पढ़ते हो। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, मेरा ये वैसे टारगेट यही है, लेकिन आपको इन सबको मिला के मैंने पढ़ाना है, जिसमें आपकी बेस भी बनेगी, जिसपे फंक्शनल ग्रामर को एडवांस ग्रामर यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के साथ मर्ज किया हुआ है मैंने, जिसपे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, स्पीकिंग अर्ट भी इंप्रूव होंगे। जब आप इतनी कमांड कर लेते हो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे, अब देखो ऐसे का टॉपिक क्या आता है। ऐसे का टॉपिक इस तरह से आता है, नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। जी, कोई है ऐसे पढ़ा हुआ ऑलरेडी जिसने ऐसे किया हुआ हो कुछ ना कुछ, जिसने ऐसे थोड़ा बहुत किया हुआ हो, कोई है यहाँ पर? तो टच रहा हो इंग्लिश से, या उसको शौक हो सीएसएस का, पीएमएस का, पीपीएससी कैसे का, एनीवन एल्स? कोई भी नहीं है जी? अक्सा है, अक्सा, आप तो मेरी पढ़ाई भी हो, आपसे क्या पूछूं मैं। देखो, तो मुझे बताएं लाइबा, क्या मतलब है इसका? अगर ऐसे लिखना पड़ गया, चले अक्सा आप भी बताएं। अगर एक तो बोल नहीं सकते आप लोग, लगता है बैकग्राउंड पे शोर होगा। ये इसका क्या मतलब है? इस ऐसे को किस तरह से लिखोगे, किस तरह से ब्रेक डाउन करोगे? अगर बोल के बता सकते तो बताओ। चलें जी, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोल। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाँ जी अक्सा। अ, जिसे इसको हम इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस, मींस हम नॉट इकोनॉमी और साथ कोमा लगाएंगे और फिर बट पॉलिटिक्स, यानी इकोनॉमी नहीं बट बल्कि जो पॉलिटिक्स है वो की है सक्सेस की। इसको इस ठीक तरह है, से ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसको जब आप ऐसे को बैलेंस कैसे करोगे, ऐसे को किस तरह से लिखोगे, इसका कितना हिस्सा दोगे इकोनॉमी को, कितना पॉलिटिक्स को दोगे? सर, इकोनॉमी को हम 5 to 10% देंगे और जो बाकी पॉलिटिक्स है बाकी पोर्शन उसको देंगे 80 to 90%। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार इसमें टॉपिक के अंदर दो लफ्ज हैं, एक इकोनॉमी है एक पॉलिटिक्स है, मुझे चाहिए कि मैं 50% क्या करूं कि इकोनॉमी लिखूं, कि इकोनॉमी जो है वो नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी की टू सक्सेस नहीं है, और 50% मैं ये साबित करूं कि पॉलिटिक्स की टू सक्सेस है और इकोनॉमी नहीं है। तो भाई ये जो 50% है ये आपका गलत है।
आप क्या करो, इकोनॉमी को 10% दो, यानी कि अगर आपने 10 पैराग्राफ लिखने हैं, 12 लिखने हैं, तो आप मैक्सिमम एक या दो पैराग्राफ, मैक्सिमम दो पैराग्राफ आप इकोनॉमी पे लिख लो। बट पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस। असल में आपका ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये चीजें कैसे पता चलती हैं? ये चीज पता लगती है आपको एडवांस इंग्लिश ग्रामर से। ठीक है। अब जिस तरह एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस देखेंगे, नॉट इन ईस्ट बट इन वेस्ट योर डेस्टिनेशन लेफ्ट। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी डेस्टिनेशन ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है? नहीं। इसका अगर आपने इसमें 100% पॉलिटिक्स लिखना फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बट वाला एक्सप्रेशन है वो कह बता रहा है कि इकोनॉमी है ही नहीं। पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस है भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें बट के बाद आप कॉमा नहीं लगा सकते, ये इंग्लिश का एक्सप्रेशन है। इसमें आपने 100% पॉलिटिक्स को ही की टू सक्सेस बताना है। वो पूछ नहीं रहा आपसे, ऑप्शंस नहीं दे रहा कि इकोनॉमी की टू सक्सेस है का पॉलिटिक्स। तो आपको वो कह रहा है कि पॉलिटिक्स इज द की टू सक्सेस, साबित करो। वंस अगेन मैं सेंटेंस बोलता हूं दूसरे वाला, नॉट इन द ईस्ट, नॉट इन ईस्ट बट इन वेस्ट योर डेस्टिनेशन लेफ्ट। अब क्या मतलब है कि वो अगर कोमा बट के पहले लगा दें तो ईस्ट में होगा, बाद में लगा दें तो वेस्ट में होगा? ऐसा नहीं। वो कह रहा है वेस्ट में आपकी डेस्टिनेशन है। तो बट के बाद जो होता है ना सब्जेक्ट, जो नाउन होता है, वो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। समझ आई कि ऊपर से गई? अब हम थोड़ा सा अगर इसमें पढ़ें, ऐड करें कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हम सेंटेंस को कहते हैं जी, सेंटेंस वो होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अब 5 एलिमेंट्स में कुछ आप जानते हो कि एक तो होता है कैपिटल लेटर स्टार्ट में होना चाहिए, एक होता है सब्जेक्ट होगा लाजमी। ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो ना हो, सब्जेक्ट फ्रेज भी हो सकती है। दूसरा है उसके साथ वर्ब होना चाहिए। तीसरा है उसके आगे फुल स्टॉप होना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो या क्वेश्चन मार्क हो। एक चीज जो आप मिस करते हो, जो आपको बेसिक ग्रामर में नहीं पढ़ाई जाती, एडवांस कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कहती है कि सेंटेंस के अंदर कंप्लीट थॉट होनी चाहिए। कंप्लीट थॉट कब होगी जी? जब ये कंप्लीट थॉट भी हो जाएगी, ये चार एलिमेंट भी मिल जाएंगे, ये चार एलिमेंट मिल जाएंगे, पांचवा कंप्लीट थॉट हो जाएगी, फिर हम कहेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कहती है कि जब एक सेंटेंस कंप्लीट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे जी, एक सेंटेंस में लिखता हूं, हैदर इज प्लेइंग। क्रिकेट भी लगा देते हैं जी। हैदर इज प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट की स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने? चलें इसको ठीक वैसे कर लेंगे, हैदर इज प्लेइंग क्रिकेट। आप में से कितने स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी ये कंप्लीट सेंटेंस है? कितने स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये कंप्लीट थॉट है? ये वाला सेंटेंस अक्सा कहती है कंप्लीट नहीं है, और बताएं जी कौन कहता है? इफत को, इफत कहती है कंप्लीट नहीं है। आपको तो पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए कह रहे हो। ध्यान से सुनिए जी बाकी तमाम स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। अभी आगे आपको अगली साइड में बताता हूँ कि क्या इसकी रीजन है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कहती है, जो एडवांस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, वो कहती है कि किसी भी सेंटेंस में जहां पर एक्शन वर्ब आए, जिस तरह वो कहता है प्ले क्रिकेट,
जहां पे एक्शन वर्ब आए, एक्शन वर्ब जब तक वाजे ना कर दे कि वो काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वाई और हाउ, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, या किस हद तक हो रहा है, जब तक इन पांच सवालों में से किसी एक का जवाब ना दे दे, पांच में से कम एक का सवाल का जवाब वो ना दे दे, तब तक हम उसको कंप्लीट थॉट नहीं कहेंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं कहेंगे। और जब वो कंप्लीट थॉट नहीं होगी तो वो कंप्लीट सेंटेंस कैसे होगा? सेंटेंस लिखें जी, मिसाल के तौर पे अगर आप कहेंगे द एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट हुआ, आगे आप लगा दो सडनली। सडनली का किस चीज को बता रहा है? हाउ को। हाउ एक्सीडेंट अकर्ड? द एक्सीडेंट अकर्ड सडनली। शी ऑलवेज स्पीक्स, वो हमेशा बोलती है। यहां तक बात मुकम्मल नहीं हुई। शी ऑलवेज स्पीक्स केयरफुली, वही वो बड़ी एहतियात से मोहतात होकर बोलती है। उसने क्या, किस चीज का आंसर दिया? हाउ डज शी स्पीक, हाउ डज शी स्पीक। ठीक है, ही रेन टू कैच द बस, वो बस पकड़ने के लिए दौड़ा। यहां तक बात इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आप लगा दो ही क्विकली रेन टू कैच द बस, ही क्विकली रेन टू कैच द बस, तो इसमें भी आ जाएगा हाउ डज ही रेन टू कैच द बस, हाउ डज ही रन टू कैच द बस। सॉरी, रन, रन होता है ना पहला। हाँ, ठीक है। द पुलिस अराइव्ड फॉर द किड हैड डायल्ड 15। पुलिस पहुंची, क्यों पहुंची भाई? क्योंकि जो बच्चे ने 15 डायल कर दिया था। वाई डिड द पुलिस अराइव? आई एम लर्निंग इंग्लिश राइटिंग स्किल, क्यों भाई? टू हेल्प माई सेल्फ क्वालिफाई फॉर द CSS एग्जाम। तो आप वाई का आंसर दे रहे हो। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है उसको एक सेंटेंस को मुकम्मल करते हो जी। समझ आ गई है? चलें जी, हम यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जी? याद रखें, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी शायद, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपने तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, आपका टारगेट CSS है, PMS है, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई बड़ा एग्जाम है, तो आप कभी भी 1-2 महीने का कोर्स करके आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने इंग्लिश करनी है फॉर एग्जांपल, थोड़े थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलें। ठीक है, तो हर चीज थोड़ी सी पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें। मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स चले जाते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, ठीक है, मुल्तान से तैयारी करते हैं, 4-4 महीने के वो सेशंस लेते हैं। आप यकीन करें, 4 महीने के सेशन में वो एक पैराग्राफ तक लिखते नहीं है। वो लिख ही नहीं सकते, उन्हें पढ़ा दिया जाता है, 3-4 4 घंटे की क्लास होती है। क्योंकि वो सारी बिजनेस है, बिजनेस बनी हुई, बिजनेस बिजनेस कम्युनिटी है, बड़े बड़े एकेडमीज। उनका काम होता है जस्ट बच्चे को जल्दी जल्दी पढ़ाना, और पढ़ा के नया सेशन लेना, और उन पुराने स्टूडेंट्स के को टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर देना। बच्चा अपने सेशन के दौरान खुद से मेहनत करके टीचर के पीछे भाग भाग के तो कुछ इवेलुएट करवाएगा, अदरवाइज टीचर इवेलुएट नहीं करता, टीचर भागते हैं इवेलुएशन से। जबकि इवेलुएशन एक की स्ट्रेटेजी है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए। इवेलुएशन के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जब तक आप इवेलुएशन नहीं करवाओगे। आप थोड़ा सा पढ़ो, लिखो ज्यादा, पढ़ो थोड़ा, लिखो ज्यादा, हद तक कि आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ना, लिख लेंगे। चाहे वो इंग्लिश के वर्ड्स हों, चाहे इंग्लिश के एक्सप्रेशंस, आपकी एक्टिव मेमोरी का पार्ट होने चाहिए। जब तक वो आपकी एक्टिव मेमोरी का पार्ट नहीं होंगे, और एक्टिव मेमोरी का पार्ट कैसे होंगे? प्रैक्टिस से।
लिखने से, इवैल्यूएशन करवाने से, गलती निकलवाने से। जब आप बार बार लिखोगे, फिर चेक करवाओगे, फिर गलती निकलेगी, अच्छा ये एज फॉर आज आना चाहिए था, हैड बेटर को इस तरह से यूज करना चाहिए था। क्या ये खूबसूरत मजेदार सेंटेंस है। मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर हौसला नहीं होता, स्टूडेंट के अंदर हौसला नहीं होता कि वो लिख सके, और उसकी बेसिक रीजन ये है कि वो म- मतलब मल्टीपल, उसको डाइवर्सिटी नहीं आती, सिमिलैरिटी आती है। जब आपकी राइटिंग में सिमिलैरिटी है, एक सेंटेंस ऊपर वाले से मैच करता है, आप यकीन करें कि ऐसा राइटर, उसकी ना तो राइटिंग पढ़ने में मजा आता है, ना उसको लिखने में मजा आता है। आप खुद देखें, कुछ मुकर्रर ऐसे हैं, मैं मिसाल देता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब की। क्या आप उनका लेक्चर, बयान 2 घंटे सुनते रहें, कभी बोर होते हैं? या और मुकर्रर है, तो किसी भी मुकर्रर का, यानी कि बोलने वाले का, अगर लेक्चर सुन के आप बोर नहीं होते, तो समझें कि क्यों नहीं बोर हो रहे। क्योंकि उसमें कोई चीज रिपीटिशन नहीं आ रही। तो आप रिपीटिशन करते हो वर्ड्स की, आप रिपीटिशन करते हो एक्सप्रेशंस की, वहीं पे बोरियत स्टार्ट हो जाती है। खैर जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।